नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन अपडेट्स एंड स्टडी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमारी वीडियो कल क्या परसों शायद परसों भी अपलोड नहीं हो पाई थी, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि आपको बताया था उसमें आपको वीडियो अपलोड ही नहीं तो क्या बता। तो मेरे बड़े पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ना था। तो कल ले गए, परसों ले गए तो कल वापस आया शाम को मैं। अभी भी वो हॉस्पिटल में है, तो इस वजह से हो नहीं पाई, तो आप थोड़ा मैनेज कर लिए। आज आपको जो करंट अफेयर की महामारी चल रही थी उसको भी आपको मिल जाएगी। आज आज दोनों मिल जाएगी। मैंने वो कल एक पार्ट किया था, आज एक, यानी 4 पार्ट में खोलोगे, 3 पार्ट में नहीं हो पाएगा। संभव नहीं था 3 पार्ट में होता तो काफ़ी लंबा हो जाता, इस वजह से हमने उसे 4 पार्ट में कर दिया है। तो अब चलते फिरते कहीं से भी आप देख सकते हैं, आपको याद रहेगा वो। तो आज एक नई सुबह, नई शुरुआत के साथ आप सबकी शुभकामनाएँ चाहिए मुझे, आप सबकी दुआएँ चाहिए, प्रार्थनाएँ चाहिए मेरे दादाजी से बड़े पापा जी जल्दी से अच्छे हो जाएँ। तो आज की शुरुआत करते हैं फिर से। गिरा हूँ, थका हूँ। देखिए, आप कुछ बच्चे इसमें होंगे जो यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम रिजल्ट आया अभी ना, पर कल परसों आया शायद, कल ही आया शायद। तो काफ़ी निराश होंगे कि बहुत से लोगों, मेरा भी नहीं हुआ उसमें। हम मैंने भी दिया था, लगभग 119 या 20 क्वेश्चन मेरे सही थे। नॉमिनेशन वाला कुछ होता है, नहीं मिला, उसमें क्या हुआ, मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही थी, बस मेरी तैयारी भी नहीं हो पाई थी उस टाइम, मैं पढ़ नहीं पाया था, 1 हफ्ते में बस पढ़ा था। हिंदी वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से दिक्कत हो गई थी। चलिए अपने बारे में कुछ बाद में डिस्कस करेंगे, पर बताएं तो बच्चे जो थोड़ा निराश होंगे, डिमोटिवेट होंगे, उसके लिए उनके लिए कहेंगे। देखिए, कोई एक, हमने इसके पहले भी कभी एक वीडियो में चर्चा की थी, एक वैकेंसीज, एक नौकरी, एक कोई पेपर आपका जीवन लक्ष्य, आपका जीवन तय नहीं करता, आपका भविष्य नहीं तय करता। आपका लगातार मेहनत मेहनत करना आपको सफल ज़रूर बनाएगा, निश्चित रूप से। तो उसके लिए ही आज की हमारी शुरुआत कुछ इसी तरह है। गिरा हूँ, थका हूँ, पर हारा नहीं हूँ मैं। किस्मत का मोहताज नहीं, मेहनत का मारा हूँ मैं। उठूँगा फिर से एक नई हुंकार के साथ, दिखा दूँगा इस ज़माने को अभी थमा नहीं हूँ मैं। असफलता सिर्फ़ एक विराम है, अंत नहीं दोस्तों। तो बिल्कुल रूप से असफलता सिर्फ़ एक विराम हमने बताया है, पर एक आपका अंत नहीं है, आप पाएँगे ज़रूर, आप लगातार बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले। देखिए, था 2 दिन हुआ ना, इस वजह से मैंने 20 क्वेश्चन ला दिए हैं, ताकि 10-10 क्वेश्चन लगभग आप डेली के हिसाब से, तो हम जस्ट देखते चलेंगे, चले जाएँगे। और आपकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है अभी जस्ट उसकी, महामैराथन चौथे पार्ट की। तो और आप सबकी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारा चैनल, हमारा जो अपना परिवार है, इसको 100 सब्सक्राइबर कर दिया है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद उसके लिए। काफ़ी खुश हूँ 100 सब्सक्राइबर, तो पहले सब्सक्राइबर से लेकर 100 तक, और जल्दी ही जल्दी 1 के आप पहुँचाइए, लोगों के साथ शेयर करिए ताकि परिवार हमारा और बड़ा हो जाए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 84,084 करोड़ की परिव्यय के साथ किस राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दी गई है? जो समुद्र मंथन योजना है, इसको मंजूरी दी गई है। इसकी बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना इन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य गहरे और अत्यधिक गहरे पानी के बेसिन में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस घरेलू अन्वेषण को तेज करना है। किस वजह से किया गया है? कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू अन्वेषण को तेज करना है, मतलब जो उनको खुद शोधन होगा ना, उसके लिए ये की जा रही है। भारत की आयात निर्भरता कम होगी, मतलब जो बाहर से एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, उस पर कमी आएगी और वित्तीय वर्ष 2030-31 तक लागू की जाएगी। और आगे बात करें दूसरे प्रश्न की ओर। तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? देखिए, एक प्रधानमंत्री हर हर घर सौर ऊर्जा है, ये प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर, यानी सरोवर होता है ना, तालाब, तालाब की योजना है। तो इसके लिए जो पैसों की जो कुल वित्तीय परिव्यय है वो 50,70 करोड़ रुपए की लागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,070 करोड़ के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच देश के जलाशयों और जल निकायों को 5,000 मेगावाट की फ्लोटिंग और सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं स्थापित करना है। इसके साथ ही न्यूनतम 2 घंटे की डिग्री स्थिरता के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली ESS भी जोड़ी गई है। और आगे बात करें तो
हाल ही में किस देश ने, देखिए अभी तक आपको पीडीएफ भी नहीं मिल रही थी ना डेली क्लास की, मतलब थोड़ी दिक्कत हो जा रही थी डेली रूटीन मेंटेन करना, क्लास रिकॉर्ड करना, एडिट करना और अपलोड करना। तो अब आपको डेली ही आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में उसमें थोड़ी जल्दी वाले हड़बड़ा डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। अब मेरी प्रोफाइल में चले जाएंगे, अब अमन अपडेट्स नाम से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें आपको डेली की आपकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी, हर क्लास की सभी क्लास की उसमें मिल जाएगी। और मेरे आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अमन अपडेट्स नाम से है। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं, तो हाल ही में किस देश ने अपनी राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए अपना आधिकारिक नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउरीरो कर लिया है? तो जो नाउरी है, इस देश ने इसको बदल दिया है। जो नाउरू देश है इसने अपना नाम बदल दिया था। प्रशांत महासागरीय द्वीप राष्ट्र नाउरू ने आधिकारिक तौर पर अपने नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउरो नावेरो कर लिया है। सरकार के अनुसार यह कदम उनकी पारंपरिक पहचान और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। और थोड़ा इसके नाउरू की राजधानी की बात कीजिए तो यारेन इसकी राजधानी हो जाएगी। और चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। तो संसद द्वारा हाल में पारित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के तहत अब राष्ट्रगान के समान ही राष्ट्रीय प्रतीक को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। यानी तो अभी जो राष्ट्र वंदे मातरम था ना, राष्ट्रीय गान, मतलब पहले तो आपको मिला राष्ट्रगीत, नहीं राष्ट्रगान तो था नहीं, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान था, उसको मिला था जनगण मन। राष्ट्रीय गीत आया वंदे मातरम, उसको लिए संविधान। अब देखो राष्ट्रीय प्रतीक जो भी होंगे उनके संरक्षण के लिए भी एक विधेयक पर जो ये वंदे मातरम है, ये राष्ट्रीय गीत है, इसके लिए वंदे मातरम को मिली है। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026 में पारित किया। इसके तहत भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी संरक्षण राष्ट्रगान के समान मिलेगा। कानूनी संरक्षण मिलेगा। राष्ट्रगीत का जानबूझकर अपमान करने पर या बाधा डालने पर 3 साल तक जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। यह मूल रूप से 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रपति 5वें प्रश्न देखते हैं, तो राष्ट्रपतियों की हालिया मंजूरी के बाद चर्चा में रहे सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 में पेपर लीक ठीक के संगठित अपराध के लिए कितने जुर्माना है? तो 10 करोड़ रुपए की आप देखे थे, 10 करोड़ रुपए की इसमें जुर्माना हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल 2026 पेश किया है। देखो ये इतना चर्चे में रहा ना, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी बिल हो सकता है, अब इसको भूलिएगा मत जरूर। को अपनी मंजूरी दे दी है। इस कड़े कानून के तहत व्यक्तिगत अपराधियों के लिए 5 से 10 साल तक की जेल, 50 लाख का जुर्माना तय किए गए हैं। वहीं पेपर लीक से जुड़े संगठित अपराध के मामलों में न्यूनतम 10 करोड़ का जुर्माना और फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से 3 महीने के भीतर सुनवाई का प्रावधान किया जाएगा। तो यानी कि आप ये ऐसा लेट लपेट नहीं होगा कि आप केस फाइल होगा, ये तुरंत मतलब तत्काल प्रभाव से आपकी सुनवाई होगी इस पे, और इस पे उनको जुर्माना 10 करोड़ तक देना पड़ सकता है। और छठा प्रश्न देखते हैं, हाल ही ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जूडो स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? जो अस्मिता डे जी हैं, इन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता है। तो इस समय कमाल का प्रदर्शन कर रही है पूरी भारतीय टीम। ये जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, तो अभी कॉमनवेल्थ पूरा कंप्लीट हो जाना है, तो आखिरी में आपको पूरा का पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरी जो है अपडेट हो जाएगी, मतलब क्या क्या घटना, कितने मेडल आपको लास्ट में मिल जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2026 की बात की जाए जो ग्लासगो स्विट्जरलैंड में हो रहे हैं, इसमें भारतीय जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने क्रमशः अपने अपने भार वर्ग में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक, यानी दोनों अस्मिता डे और हर्ष सिंह दोनों ने ही स्वर्ण पदक जीता है। अस्मिता जूडो में राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली चुनिंदा और विशेष खिलाड़ियों में शामिल हो गई हैं। तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट ये उनका मेडल रहा है। और भारत के किस पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों यानी विशेषकर पाक में चल रहे क्रूर दमन को लेकर भारत ने वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की मांग की है। तो जो पाकिस्तान है उसके मैटर को भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीरी पीओके में वहां के स्थानीय नागरिकों और प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा किए जा रहे क्रूर दमन और मानवाधिकार के उल्लंघन को गहरी चिंता व्यक्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस पर वैश्विक निगरानी रखने की मांग की है। यानी जो पाकिस्तान है वो उसके कब्जे में जो पीओके है ना, पाक कश्मीर वाला ऑक्युपाइड वाला, तो उसमें वो कुछ जो है वहाँ के
जैसे आप समझ लो जो इंडियन सपोर्टर हैं उनको वो मार रही हैं, जान से मार दे रहे हैं, कुछ सताए जा रहे हैं। इस वजह से उस पर निगरानी के लिए भारतीय जो रक्षा मंत्रालय है वो लगभग अपना कार्य अपनी तरफ से कर रही है। तो और बात की जाए तो अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के भोगपुरम में 17,900 करोड़ से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और राज्य की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा को की आधारशिला रखी है। तो ये आंध्र प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम का पूरा दौरा किया। वहाँ 17,900 करोड़ से अधिक की कई मेगा विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और विशाखापट्टनम क्षेत्र में राज्य की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा रखी थी। यानी जो आंध्र प्रदेश राज्य की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा होगी आंध्र प्रदेश की आधारशिला रखने शामिल हुआ। चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं जो 9वां प्रश्न होगा। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 176 जिसको भारत को रैंक मिली है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी EPI 2026 में भारत को 176वें स्थान पर रखा गया है, जबकि इस सूचकांक में एस्टोनिया शीर्ष पर रहा है। देखो एस्टोनिया शीर्ष पर है, ये इंपॉर्टेंट बन गया, बाकी भारत की रैंक। हालांकि भारत के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस रैंकिंग की कार्यप्रणाली को खारिज किया है, क्योंकि यह भारत की प्रति व्यक्ति कम उत्सर्जन दर और नवीकरण ऊर्जा यानी 50% गैर जीवाश्म क्षमता के प्रयासों को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है। तो भारत इससे मानने से इनकार करता है, पर उसका जो रैंक आई है उसने बताया है EPI द्वारा भारत की रैंक 176 बताई है, जिसमें एस्टोनिया जो है देश वो शीर्ष पर रहा है। 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में स्कूली स्तर पर, ये जस्ट हमने देख लिया था कि 1 से 12 तक, इसके पहले भी देख चुके हैं हम, कक्षा 1 से 12 तक AI जो है सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण बना दिया। तो पंजाब सरकार ने ऐसे किया है। पंजाब सरकार ने अपने सरबत AI पहल के तहत राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को मुख्य विषय के रूप में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य और जिसका पाठ्यक्रम यूनेस्को के एथिकल AI फ्रेमवर्क के अनुरूप है। तो पंजाब सरकार ने पहली बार किया है। 11वां प्रश्न देखते हैं। लद्दाख प्रशासन ने जुलाई अगस्त 2026 में जम्मू कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत कितने ऐतिहासिक विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो जो 23 स्मारकों को घोषित किया है। तो केंद्र शासित प्रदेश के लद्दाख प्रशासन ने उपराज्यपाल की मंजूरी के साथ प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत 23 ऐतिहासिक विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य लद्दाख के अद्वितीय सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को संजोना है, यानी उसको बचाकर संरक्षण देना है। और बताएं तो 12वां प्रश्न देखते हैं। तो अगस्त 2026 के प्रथम सप्ताह यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त में दुनिया भर में किस महत्वपूर्ण जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है? तो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 1 अगस्त से 7 अगस्त में जो अगस्त का पहला सप्ताह होता है उसमें विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वैश्विक स्तर पर विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और बेहतर विकास के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और बात की जाए तो 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से बात कर पश्चिम एशिया में तनाव और वाणिज्यिक जहाजों व नाविकों पर हमले को रोकने का आग्रह किया है? तो ईरान द्वारा यह चर्चा हुई है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनसे बात की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और कुवैत व लाल सागर के पास हुए ड्रोन हमलों के बीच भारतीय विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अराघची से सीधी बात की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को तुरंत रोकने की अपील की है। तो ये भारत ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है, वहाँ से बात कर रहा है कि भारत एक डोमिनेटिंग कंट्री बनता चला जा रहा है। क्योंकि वो देखिए जो करके दिखाया है इंडिया ने, वो शायद पिछले मतलब कभी तो हुआ नहीं, लेकिन 4-5 साल में जो करके दिखाया पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। किसी भी राज्य में कोई भूकंप आ रहा है, कुछ तनाव हो रहा है, बमबारी हो रही है, गोला बारूद चल रहा है, इंडिया का जहाज जाता है और वहाँ से सेफली लेके चला आता है। किसी एक सिंगल इतने बड़े देश में, इतने बड़े युद्ध में उसको एक खरोच नहीं आती है। तो
कहीं ना कहीं मोदी जी को इस पर सल्यूट करना पड़ेगा, मतलब इन सब चीज़ों के लिए। और जो आंतरिक मामले हैं प्लीज़ उनको सुलझाएं, बच्चों के साथ सामने आए। हाल ही में सुर्खियों में रहा फवरा यूपीआई गलियारा, भारत और किस देश के बीच त्वरित रियल टाइम पी टू पी फंड ट्रांसफर सक्षम करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो मालदीव देश से यह समझौता हुआ है। भारत और मालदीव ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए फवरा यूपीआई भुगतान कॉरिडोर शुरू किया है। इसके जरिए मालदीव में रहने वाले लोग वहां की स्थानीय मुद्रा से सीधे भारत के यूपीआई सक्षम आईएनआर बैंक खातों में रियल टाइम एंड फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। इसे एनआईपीएल और मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यानी मालदीव में जो लोग रह रहे हैं डायरेक्ट यूपीआई के तहत इंडिया में ट्रांसफर पैसे कर देंगे, यानी कमाए और आए रुपए इंडिया में ही। कुल मिला के चालाकी चल रही है मोदी जी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के किसानों को वित्तीय सहायता देने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना पीएम किसान को अगले कितने वर्षों यानी वित्तीय वर्षों 2030-31 के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। तो अगले 5 वर्षों के लिए इसे मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों यानी 2026-27 से फाइनेंशियल ईयर 2030-31 के लिए निरंतर जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 3.15 लाख करोड़ का भारी भरकम परिव्यय आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 की वित्तीय सहायता 3 किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। यानी प्रत्येक 4-4 महीने में ना, तो 2-2 हज़ार रुपये आते हैं उसमें, 2-3 हाँ 4-4 महीने में 2-2 हज़ार हिसाब से आते हैं। और बात की जाए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है, जिन्होंने हाल ही में सेना के लड़ाकू लॉजिस्टिक वाहनों के लिए स्वदेशी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल लॉन्च किया है। तो जो धीरज सेठ जी हैं इसके प्रमुख हो जाएंगे। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने लद्दाख और सियाचिन और जैसे अत्यधिक ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैन्य वाहनों के सुचारू संचालन के लिए एक विशेष स्वदेशी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल लॉन्च किया है। यह डीजल के बेहद कम तापमान -30 डिग्री से पर भी जमता नहीं है, जिससे सेना की लॉजिस्टिक क्षमता मजबूत होगी। बढ़ते हैं अगले 17वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध पर्वतारोही निम्स पुरजा की काराकोरम रेंज में स्थित दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी ब्रॉड पीक पर आए एक भीषण हिमस्खलन के कारण मृत्यु हो गई। तो ये नेपाल के रहने वाले हैं। क्या नाम है इनका? निम्स पुरजा जी। नेपाल के विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही निम्स पुरजा की काराकोरम रेंज में पाकिस्तान चीन सीमा पर जो ब्रॉड पीक है, जिसकी ऊंचाई 8,051 मीटर है, पर चढ़ाई के दौरान आए एक बड़े हिमस्खलन की चपेट में आने से दुखद मृत्यु हो गई। वह दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को सबसे तेज गति से फतह करने का रिकॉर्ड बनाने के लिए जाने जाते थे। और बात की जाए तो 18वें प्रश्न की ओर। तो वाणिज्यिक यात्री वाहनों के लिए पर्यावरण संरक्षण और राजस्व जुटाने उद्देश्य से ग्रीन कार्ड प्रणाली और ग्रीन टैक्स लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड ने ये पहला राज्य बना है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के संवेदनशील पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए वाणिज्यिक यात्री वाहनों के प्रवेश पर ग्रीन कार्ड प्रणाली और ग्रीन टैक्स अनिवार्य रूप से लागू किया है। इसके अलावा उत्तराखंड में देश के समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने और अपनी विशेष पिरुल नीति के लिए भी चर्चा में उत्तराखंड रहा है। और बात करें 19वां प्रश्न जो है, हाल ही में उड़ीसा के बूढ़ाबलंगा नदी में वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई स्यूडोलागोविया खैरी निम्नलिखित में से किसकी एक नई प्रजाति है? जो मीठे पानी की कैटफिश है उसकी ये प्रजाति हो जाएगी। शोधकर्ताओं ने उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, देखो मयूरभंज से आप क्या याद करते हैं, आप ये बताइए। स्टैटिक का बहुत बड़ा फैक्ट है, मयूरभंज से आप क्या सकते हैं? मयूरभंज एक जिला था ना, से गाँव शुरू हुई थी। अब बताएंगे स्टैटिक में इससे क्या रिलेटेड है, मयूरभंज जिला किस लिए फेमस है स्टैटिक के लिहाज से। जिले में बहने वाला बूढ़ा बलंगा नदी में मीठे पानी की कैटफिश की एक बिल्कुल नई प्रजाति की खोज की है, जिसे स्यूडोलागोविया खैरी नाम दिया गया है। हमारा 20वां जो अंतिम प्रश्न होगा, अगस्त 2026 को देश में लागू हुए नए नियम के अनुसार केंद्र सरकार ने जमाखोरी और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए डीलरों के लिए चीनी की अधिकतम स्टॉक सीमा कितनी निर्धारित कर दी है? तो इसमें जो 4,000 क्विंटल तक अधिकतम सीमा है, जो डीलर इसको चीनी, जो देखो चीनी का रेट बढ़ गया है लगभग हमारे यहाँ यूपी में, तो अभी शायद 45-47 से 2-3 दिन पहले अभी 50 से 52-53 तक पहुँच चुकी है।
जो जैसे बेच पा रहे हैं। तो जो अधिकतम स्टॉक था ऐसे कर काफ़ी स्टॉक रख लेते थे, बाद में बढ़े दाम तो उसके ज़्यादा रुपए हम बेच ले। इस वजह से कुछ निर्धारित कर दिया है, 4,000 क्विंटल से अधिक कोई स्टोर नहीं कर सकता। केंद्र सरकार ने देश में चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और त्योहारी सीजन में पहले जमाखोरी रोकने के लिए 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक सख्त स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। इस नए नियमों के तहत कोई भी चीनी डीलर या थोक व्यापारी अब 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकता। 4,000 क्विंटल थोड़ा होता है यार, इतना तो बहुत है। वो तीन छोड़िए 3,999 अगर क्विंटल रख लिया तब इतना कितना प्रॉफिट कमाएगा। चलिए ठीक है, हमारी वो क्लास में ही पढ़ी थी ना महत्वपूर्ण थीम्स वगैरह और इम्पोर्टेंट डेज, तो आज हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो 5 सितंबर को, सितंबर का महीना था, अगस्त तक हमारा हो गया था, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर आज हो गया है, नवंबर दिसंबर कल हमारा, यानी 2-3 कल तक आपको मिल जाएगी, कल सुबह तक मिल जाएगी आपको, यानी एग्जाम देने के पहले समझ लिया आपको कंप्लीट कर देंगे। आज आपको दोनों वीडियो जो मैराथन की है वो भी मिल जाएंगी। तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इसमें बात की जाए कलर चेंज कर लें। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर इसे मनाया जाता है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न कब मिला था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और थीम की बात की जाए इसमें प्रमोटिंग मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, ये जो है इसकी थीम हो जाएगी। 2025 वाली है, क्योंकि 28 का 26 वाला तभी सितंबर महीना है, यानी ये 2025 का है। तो 14 सितंबर की बात की जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप ये कमेंट बताएंगे। देखो आपको प्रश्न पूछ रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको कमेंट बॉक्स में आप बताएं। 1949 में इसी दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। और ये बताइए यूपी, अगर जो रिलेटेड है, यूपी की जो दूसरी राज्य भाषा है वो कौन सी है और कब उसको मान्यता प्राप्त मिली थी। और 15 सितंबर की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस अभियंता दिवस मनाया जाता है। और यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस अभियंता दिवस दोनों मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़ा यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर इसकी थीम की बात की जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन एंड प्रोटेक्शन द स्टार स्ट्रेटोस्फेयर, ये इसकी थीम हो जाएगी। और 21 सितंबर की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और थीम की बात की इसकी तो कल्टीवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, इसकी थीम हो जाएगी। 27 सितंबर की बात की जाए तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रेवल पाथवेज टू ग्लोबल हार्मनी, इसकी हो जाएगी मतलब थीम। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। यूज हार्ट फॉर एक्शन, या हृदय रोगों की प्रति जागरूकता, ये थीम हो जाएगी। अगला महीना जो हमारा है अक्टूबर का होगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को बात करें तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वैश्विक स्तर पर शिक्षकों के योगदान को सराहने के लिए। और 5 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 के उपलक्ष्य में हुआ था ना, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। 9 अक्टूबर की बात की जाए तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और 11 अक्टूबर की बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, और ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और बात की जाए तो 15 अक्टूबर को देखते हैं तो विश्व छात्र दिवस माना जाता है, भारत की मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में। और 16 अक्टूबर का विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और राइट टू फूड फॉर बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर, ये इसका थीम हो जाएगी 2025 की। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को UN की जो स्थापना हुई इस वजह से। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी लौह पुरुष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी जयंती की उपलक्ष्य में। और बात की जाए तो और तो बात कुछ करनी है ही नहीं आज की, क्योंकि वीडियो हमारी यहीं तक समाप्त होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मतलब ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा तेजी से कर सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं। अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ शेयर करें और लाइक कर दें, कमेंट करें। जो हमने अभी प्रश्न पूछे हैं 2-3 वो प्रश्न अब उनको कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगली वीडियो आपको करंट अफेयर की कल, बाकी जो मैराथन वाली है वो आज भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।